नमस्कार। करंट अफेयर सीजीपीएससी एमसीक्यू सीरीज महाकुंभ के पार्ट 2 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इंडिया जीएस पार्ट 2 करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का बैठक कहाँ किए गए। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन का 2-3 बैठक हुआ है हमारे भारत में, और इस बार 23वां क्रम का जो शंघाई संगठन का जो बैठक हुआ है उसका अध्यक्षता किया है भारत ने। ठीक, तो इसलिए शंघाई सहयोग का जितना भी सेक्टर के लिए बैठक होगा वो भारत में होगा। तो जो विदेश मंत्रियों का जो बैठक हुआ था वो हुआ है गोवा में। ठीक है, पर्यटन मंत्रियों का जो बैठक हुआ था वो हुआ था काशी में। ठीक है, तो ये दो चीज आप ध्यान में रखना। विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ था। शंघाई सहयोग संगठन में जितने भी देश हैं, उनके जितने भी विदेश मंत्री हैं, उन सभी का पहला बैठक हुआ हमारे भारत के गोवा राज्य में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में म्यांमार को प्रभावित किए चक्रवात मोचा का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया था। ये क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है कि जो भी चक्रवात उठता है भारत के अरब सागर में, अरब सागर वाली साइड से या बंगाल की खाड़ी साइड से, जो भी चक्रवात साइक्लोन बनता है उसका नामकरण कोई ना कोई देश करता है। ठीक, अभी जो म्यांमार में जो चक्रवात उठा है, जो बना था, उसका नाम था मोचा। वो यमन कंट्री के माध्यम से दिया गया था, मोचा। बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है। यह है हिमाचल प्रदेश में। ये कुछ टाइम के लिए किसी बात को लेकर के लाइमलाइट में आया था, जब आपके इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक, पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा समाधि स्थल, लगभग 500 लोगों का समाधि स्थल एक साथ मिला है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक, हो जगह उस स्थल का नाम बताइए। उस स्थल का नाम है जूना खटिया स्थल। बिल्कुल नया प्लेस है। यदि आप मेंस में हड़प्पा सभ्यता स्थल के बारे में लिखने बोला तो आप इस जूना खटिया को भी लिख सकते हैं, ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, जूना खटिया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो है समाधि स्थल है। ठीक, लगभग 500 लोगों से भी ज्यादा को समाधि स्थल यहाँ पे मिला है। ठीक, जूना खटिया स्थल नहीं भूलना है, बहुत नया चीज है ये। बारहनवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। ये हमेशा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहता है, इसलिए क्योंकि बारहनवा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अपना जो एरिया है वो महासमुंद के साथ भी शेयर करता है और बलौदा बाजार के साथ भी शेयर करता है, लेकिन ज्यादातर जो एरिया है वो बलौदा बाजार में ही आता है, इसलिए इसका आंसर आपको बलौदा बाजार ही लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि हम इसको पूछ क्यों रहे हैं, या करंट अफेयर में इसका क्या काम है। तो देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि बारहनवा में छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वन भैंसा, उसको संरक्षित किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें फोकस किया जा रहा है कि इनका कुनबा या इनका पॉपुलेशन बढ़ाया जाए। तो राज्य सरकार ने फैसला लिया कि असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान, पूछ सकता है ये भी इंडियन जीएस में, मानस राष्ट्रीय उद्यान क्या है, असम में। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान से एक वन भैंसा लाया जाएगा, 1, 2, 3 जितना भी होगा, और उस वन भैंसों के साथ हमारे बारहनवा में जो वन भैंसा रखा हुआ है उनके साथ जो है मेटिंग करके इनका जो है पॉपुलेशन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके लिए जो पर्यावरणविद जो लोग हैं, जो सेक्टर में काम करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि छत्तीसगढ़ का जो वन भैंसा है वो पूरे देश में सबसे बेस्ट ब्रीड का है, और यदि आप असम से वन भैंसा लाओगे और इनका पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए दोनों के बीच में जब मैटिंग प्रोसेस होगा तो कहीं ना कहीं जो बच्चा आएगा उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का जो वन भैंसा उसका जो क्वालिटी प्योरिटी उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी आ जाएगी, इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान से वन भैंसा लाया जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल इस प्रोसेस पर रोक लगा दिया गया है। ठीक, इसीलिए लाइमलाइट में आया था। हो सकता होगा ये पूछ दे, तो ध्यान में रखना, बारहनवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य बलौदा बाजार, क्योंकि एक बार आंसर बलौदा बाजार भी ले चुका है। हाल ही में मणिपुर में जारी हिंसा किन दो समुदायों के बीच में हो रही है। बहुत ही ज्यादा आप सभी ने वीडियो भी देखे होंगे, और काफी ज्यादा मणिपुर कहते हैं अभी जल रहा है फिलहाल, अभी तक वो सिचुएशन बनी हुई है। ठीक, वो हो रहा है कुकी और मैती समुदाय के बीच में। किस लिए हो रहा है, क्योंकि मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए जो
एसटी का दर्जा देने के लिए जो बात अभी छिड़ी है फिलहाल, उसी का विरोध कर रहे हैं कुकी समुदाय लोग, ठीक है। ओपेक प्लस किन देशों का समूह है? सैन्य संगठन देश, विकासशील देश, विकसित देश या तेल निर्यातक देश? इसका आंसर है तेल निर्यातक देश, ठीक। ओपेक्स प्लस के बारे में आप जानिए। ओपेक्स प्लस में कुल 23 देश हैं। ये 23 वो देश हैं जो पूरे विश्व में तेल का उत्पादन करके उसको निर्यात करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोल एक्सपोर्ट या एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक। ये कंट्री क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड पे 40% जो ईंधन है, जो पेट्रोल है, डीजल है, उसका सप्लाई करने का काम ये 23 देश ही करते हैं, ठीक। तो होता क्या है, ये 23 देश मिल करके जब पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में डिमांड कम हो जाती है ऑयल का, जब डिमांड कम होती है और उनके पास यदि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो तेल का रेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक। तो कुछ नहीं करते हैं, ऑलरेडी ये प्रोडक्शन घटा देते हैं। प्रोडक्शन घटेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट महंगा होगा। ऐसा करके ये लोग पैसा कमाते हैं, ठीक। इसीलिए हमेशा लाइमलाइट में रहता है ओपेक्स किन देशों का समूह है? तेल निर्यातक देशों का समूह है, ठीक है। कितने देश अभी हैं वर्तमान में इसमें? कुल 23 देश हैं। हाल ही में अरब सागर में उत्पन्न हुए चक्रवात बिपरजॉय तो किस देश द्वारा नाम दिया गया था? बिपरजॉय चक्रवात, ये जो गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज किया था, बिपरजॉय चक्रवात, ठीक। ये नाम दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। इसका मतलब होता है, बांग्ला शब्द है ये बिपरजॉय, इसका मतलब होता है कठोर विपत्ति। कठोर विपत्ति होता है बिपरजॉय का मतलब, ठीक है। पाँच जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम या विषय क्या था? इस वर्ष का विषय था प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाना। प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाना, सारे कंट्री बस यही, प्लास्टिक जो है वर्तमान समय बहुत ही ज्यादा एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है ना। विश्व का सबसे जो गहरा खाई जिसको कहा जाता है मनीला ट्रेंच, सब बताते हैं साइंटिस्ट कि वहां भी प्लास्टिक के कुछ सैंपल्स हमको मिला है करके, ठीक है। तो ये जो 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाना। हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उनके जितने भी ग्रंथ है, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद, इन तमाम प्रकार के जो धार्मिक ग्रंथ है उनका जो प्रिंटिंग करने का काम करते आ रहा है गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। इसको गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया था अभी वर्तमान में। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 के शुभंकर के रूप में किसे इस्तेमाल किया गया था? वो थे मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल। ये है उनका फोटो, ठीक है। यही वो डांसिंग गर्ल है जिसका फोटो का इस्तेमाल किया गया था शुभंकर के रूप में, ठीक है। वर्ष 2023 में भारत में आयोजित हो रही साइंस 20 बैठक की थीम क्या थी? उसका थीम था अभिनव और सतत विकास के लिए विज्ञान। तो ये साइंस 20 क्या होता है समझो थोड़ा सा, ये G20 का ही एक पार्ट है, एक कार्य समूह है, ठीक। G20 का ही एक कार्य समूह। G20 में जितने भी देश हैं उन सारे देशों के जितने भी साइंस एकेडमी है वो सारे साइंस एकेडमी मिलकर के भविष्य में होने वाले कुछ विशेष मुद्दे जो चिंताजनक है पूरे विश्व के लिए, उन मुद्दे पे ये डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे कि इटली में हुआ था साइंस 20 2021 में, और 2021 में वहां पे G20 भी हुआ था, ठीक है। 2021 में इटली में हुआ था और उस टाइम का थीम ये था कि महामारी का तैयारी करना है विज्ञान का प्रयोग करके, ठीक। महामारी का तैयारी, आपको मालूम है कि 2019 के लास्ट मंथ से 2020-21 में कोविड काफी ज्यादा फैला हुआ था, एक महामारी का रूप ले चुका था, ठीक। तो G20 के जो कंट्री है, जितने भी उसमें जो देश हैं, जो पार्टिसिपेट जो कंट्रीज हैं, उन सारे कंट्रीज के जो साइंस एकेडमी है, वो सारे साइंस एकेडमी मिल करके जो भी ऐसा विशेष मुद्दा जो आने वाले समय में
हमारे भविष्य के लिए सही नहीं होता। जैसे कि अभी वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। अभी आप कोविड के टाइम में देख ले तो इन विशेष मुद्दों पर ये काम करता है, और सारे लोग अपने एक दूसरे का जो इनोवेशन है, जो रिसर्च है, उसको शेयर करते हैं और एक कंक्लूजन में पहुंच करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये है साइंस 20। ये पूछ सकता है, डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिट है, G20 का ही पार्ट है, इसीलिए इसके बारे में, इसके थीम के बारे में पूछ सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम G20 का जो विषय है, जो थीम है, वो हर कोई अब जान चुका है, ठीक है। लेकिन ये कुछ नया है। इसके साइंस 20 की जो बैठक थी, उसका थीम था अभिनव और सतत विकास के लिए विज्ञान, ठीक। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान, लॉन्चिंग व्हीकल का नाम बताइए। उसका नाम था LVM3, LVM4, LVM3 या M4, ठीक है, दोनों। ये हैवी लॉन्च व्हीकल है। हैवी लॉन्च व्हीकल मतलब कि जो ऐसा चंद्रयान मिशन का जो पेलोड था, वही बहुत ही ज्यादा हैवी वेट कर रहा होगा, तो वो PSLV के माध्यम से उसको सेंड करना अभी के टाइम में फिलहाल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए LVM3 और या M4 को यूज किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि किस रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान 3 को स्पेस में भेजा गया था, ठीक है। LVM3, M4, PSLV हमेशा लाइमलाइट में रहता है, लेकिन आप ध्यान देना LVM3 और LVM4 है जिसको चंद्रयान 3 के साथ चंद्रयान 3 को भेजा गया था। भारत द्वारा संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी क्रम की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है? ये है 23वें क्रम की, ध्यान में रखिएगा, 23वें क्रम की अध्यक्षता सौंपी गई। और संघाई सहयोग संगठन में भारत को 2017 में परमानेंट सदस्य बनाया गया, ठीक है जी। और अभी हाल ही में इसका नया सदस्य है ईरान, 9वें सदस्य के रूप में, 9th मेंबर। ईरान को शामिल किया गया है SCO में, ये नया कंट्री है, ठीक है। इस 23वें क्रम का जो बैठक हुआ है हमारे देश में, गोवा में, उसमें ईरान को 9th मेंबर के रूप में मतलब जोड़ा गया है, उसमें शामिल किया गया है SCO में। हाल ही में 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? वो हुई थी जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें कुछ नहीं है, पूर्वी एशिया में जितने भी कंट्री है, वियतनाम, जापान, कोरिया, ये सारे कंट्रियों के साथ मिल करके ये डिस्कस किया जाता है कि किस प्रकार से व्यापार सेक्टर को अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है। अदर कंट्रीज के साथ स्वास्थ्य सेक्टर में हम क्या नवाचार ला सकते हैं, तमाम प्रकार के मुद्दों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है, ठीक है। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान में रखिएगा, रक्षा 8वीं, ये पूछा जाता है, 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति कहाँ की गई थी? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में। इतना सारा चीजें हो रही हैं पिछले इस साल 2023 में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन करंट अफेयर्स इस साल ज्यादा पूछ सकता है PSC। एस्पार्ट्रेम क्या है? एस्पार्ट्रेम क्या है? कृत्रिम स्वीटनर, वायरस, AI मॉडल या कंप्यूटर? वो है कृत्रिम स्वीटनर। अब एस्पार्ट्रेम होता क्या चीज है, ये ध्यान रखो। कृत्रिम स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हो, हर मौसम आम ऐसा करके आप जितने कोल्ड ड्रिंक पीते हो जिसमें स्वीटनेस होता है, उसमें किसी भी प्रकार का शक्कर या शुगर का यूज नहीं होता, ठीक है। शुगर का यूज नहीं करते हैं, उसमें करते हैं क्या? एस्पार्ट्रेम। नॉर्मल शुगर की तुलना में ये एस्पार्ट्रेम 200 गुना, ठीक है, शुगर के तुलना में 200 गुना मीठा होता है ये। और हम इसी को एनर्जी ड्रिंक, इसी को हर मौसम आम ऐसा समझ के पी रहे हैं, डर के आगे जीत है ऐसा समझ के हम इस कोल्ड ड्रिंक को पी रहे हैं। ध्यान में रखिए, जब जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, उसमें एस्पार्टम मिला होता है। एस्पार्ट्रेम के लिए अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक आंकड़ा जारी किया था, और उन्होंने बताया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि एस्पार्ट्रेम हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, ह्यूमन बॉडी के लिए सही नहीं है। इससे कैंसर जैसी बीमारी भी होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए आप देखे होंगे कोई भी बॉलीवुड स्टार
ज्यादातर बॉलीवुड ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, जरूर नहीं, कोई भी एक बड़े अमीर रईस लोग या ज्यादातर बॉलीवुड स्टार होते हैं, नामी लोग ही होते हैं, वो कैंसर से ही मरते हैं। ठीक है, तो उसका कारण है कि उनके डेली का जो खाना है उसमें कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक्स रहता है। पिज्जा भी खाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स खाए, कोल्ड ड्रिंक के साथ खाएंगे उसको। ठीक है, तो एस्पार्टम बॉडी के लिए सही नहीं है। आप लोग भी केयर कीजिए, जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक जो है लिमिट लिमिट में ही उसको ड्रिंक कीजिए, है ना। हाल ही में भारत सरकार के बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने सागरमाला परियोजना के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता, ठीक, परियोजना कौन सा चल रहा है, सागरमाला परियोजना। हड़प्पा सभ्यता कालीन बंदरगाह को राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद पर विकसित करने की घोषणा की। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागरमाला परियोजना लाया गया है भारत सरकार के द्वारा, और भारत के जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र है जो प्राचीन समय में कभी बंदरगाह का काम करता था, ठीक है, उन सारे बंदरगाहों को व्यापारिक दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है। ठीक है, सागरमाला परियोजना के तहत लगभग 2015 के आसपास लाया गया था इस परियोजना को। ठीक, तो उसमें से एक जो है लोथल, नाम आपने सुना होगा जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे, लोथल बंदरगाह, ठीक, उसी को राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के रूप में विकसित किया जाएगा। है कहाँ पे, तो गुजरात में। ठीक है जी, जब किसी भी ऐतिहासिक प्लेस में वर्तमान में जब कुछ विशेष घटना घटती है तो वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक, लोथल में ये घटना हो रही है सागरमाला परियोजना के अंतर्गत, उसको राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के रूप में डेवलप किया जा रहा है। देश के गोड्डा जिले में स्थित 1600 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है हमारे देश की। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना मतलब हम अपने देश में बिजली बना रहे हैं और हमारे आसपास के पड़ोसी देशों को हम बिजली सेल कर रहे हैं, जहां से उत्पादित 100% पूरा दूसरे देश की आपूर्ति की जाएगी। यह प्लांट किस राज्य में है, ये है झारखंड। नॉर्मल से लॉजिक लगाना है, थर्मल पावर प्लांट, हम अभी भी एनर्जी के लिए कोयले के ऊपर डिपेंड है, और भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है झारखंड। ठीक, अब जिस जगह पे ही सबसे ज्यादा उत्पादन होगा कोयले का, सॉरी उत्पादन बोलता हूँ, जहाँ पे कोयला मिलेगा माइनिंग करके, ठीक, उसी जगह पे ऐसा प्लांट लगाया जा सकता है जहाँ का 100% एनर्जी किसी और कंट्री को सेल किया जाए। ठीक है, बांग्लादेश जाएगा ये बिजली, बांग्लादेश। नाम ध्यान में रखिए, गोड्डा जिले में स्थित है ये थर्मल पावर प्लांट। ठीक, हाल ही खबरों में रहे नंदी पोर्टल, नंदी, शिव जी की सवारी है नंदी। नंदी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नाम से ही समझ में आ रहा है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या होगा, जैसे कोई किसान जो पशुपालक है या जो मत्स्य पालन करता है, जो भी कृषक, उसको यदि किसी भी प्रकार से अपने पशु के लिए किसी भी प्रकार से डिटेल चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के, तो उसके बारे में उसे इस पोर्टल में मिल जाएगा। ठीक, ये है नंदी पोर्टल, किसके द्वारा जारी किया गया, बस इतना ध्यान में रखना। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, वो किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, कुल 5 देश हुए। अभी ब्रिक्स के साथ एक नया घटना ये हुआ है कि इसमें 6 नए और देशों को जोड़ा गया है। पूछे गए क्वेश्चन आपको कि ब्रिक्स में कुल कितने नए देशों को जोड़ा गया है, 6 नए देशों। कौन कौन सा नया देश है, आप जाके उसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बताया 6 नए देश 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में कितने नए सदस्य देशों को शामिल करने की घोषणा की गई। 6 नए देश हैं वो सारे। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान में रखिए कि अब 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई, तो वो हो गई टोटल 11 देश हो गए, 11 सदस्य देशों की संख्या हो चुकी है। ठीक, और ये हो जाएगा
ये लोग परमानेंट इसके मेंबर बन जाएंगे जनवरी 2024 के लागू होते ही। लूना 25 चंद्र मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? ये बहुत ही ज्यादा खबरों में था, इसलिए था क्योंकि जिस समय भारत चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा था उसी टाइम रसिया आकर के ये बोल दिया कि हम भी भेजेंगे, वहीं भेजेंगे जहां आप भेज रहे हो, लेकिन हम आपसे पहले भेजेंगे। ठीक, रशिया का रॉसकॉसमॉस नाम का स्पेस एजेंसी है, वहां से इसको लॉन्च किया गया और भेजा गया, लेकिन ये सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया। ठीक, तो ये तो मिशन फेल हो गया। बस ध्यान में रखिए कि रशिया ने जिस चंद्र मिशन के लिए जो सिस्टम भेजा था, जो मिशन भेजा था, उसका नाम था लूना 25। आईएनएस विंध्यगिरि किस प्रोजेक्ट का जहाज है? प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A क्या है? मझगांव डक शिप बिल्डर्स के माध्यम से एक लड़ाकू जहाज तैयार किया जा रहा है। टोटल 7 लड़ाकू जहाज तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें से आईएनएस विंध्यगिरि, तारागिरी, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, ऐसे नाम से कुल 7 प्रकार के जो है लड़ाकू जहाज तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है जी, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं, उनके माध्यम से दो सारे अंतिम जो प्रोजेक्ट ए के तहत जो अंतिम जहाज था उसको फिर लॉन्च किया गया, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना जानिए कि आईएनएस विंध्यगिरि प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 मनाते हुए भारत मोटा अनाज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनने को तैयार है। ठीक, जिसे हाल ही में क्या नाम दिया गया है? भारत सरकार, देखिए पूरे वर्ल्ड पे हमारा जो देश है भारत, वहां पे 16 मिलियन हेक्टेयर पे खेती होता है। ठीक, 16 मिलियन हेक्टेयर पे इतने बड़े एरिया में खेती होता है, इसीलिए हम पूरे वर्ल्ड में मोटे अनाज के उत्पादन में सबसे आगे हैं। अब हालांकि धीरे धीरे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वे आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारा भारत ही सबसे ज्यादा आगे है मोटे अनाज की खेती में, और इसके लिए तमाम प्रकार का मिशन भी चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में मोटे अनाज का जो स्टॉक है वो हमारे पास ज्यादा होगा वर्ल्ड में। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि हमारा जो देश है वो मोटे अनाज के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर बन जाएगा आने वाले टाइम में, तो हम उसको एक नाम देंगे, उसका नाम दिया गया है श्री अन्न। ध्यान में रखिए, यूएन द्वारा 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक, और जो मोटे अनाज के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सेंटर जो हमारे देश में बनाया जाएगा उसका नाम है श्री अन्न। 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीता है द एलिफेंट विस्पर। नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा ये छोटा सा डॉक्यूमेंट्री, आप जाके देखने का। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया था? मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना, भारत में कुपोषण की दर को कम करने के लिए, बच्चों को सही टाइम में उनको भोजन मिल सके, इसके लिए इस योजना को 1995 में लाया गया था। ठीक, अभी भी वर्तमान भारत का हाल ऐसा है कि 68% जो बच्चे हैं उन बच्चों की मौत भूखमरी से हो जाती है। तो सरकार इस गैप को फिल करना चाहती है। ठीक है, बच्चों की मौत हो रही है ना भूखमरी से, जवान की नहीं, बच्चों की। कई बच्चे, ज्यादातर उसमें से बच्चे जो हैं 5 वर्ष से कम के हैं, 5 साल के कम के। इसलिए आप आंगनबाड़ी में भी जाओगे तो फोर्टिफाइड दलिया वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके पीछे का कारण ये है, ये रेशियो। 68% बच्चे हमारे देश में हर साल भूखमरी से मर जाते हैं। ठीक, तो मिड डे मील योजना लाया गया था, मध्याह्न भोजन। उसके बाद अभी जब वर्तमान सरकार जो है उस मिड डे मील योजना का नाम बदल करके रख दिया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, ये मिड डे मील का नया नाम है। इसका टारगेट है 2024 से 2026 के बीच में कुपोषण के रेशियो को और भी ज्यादा कम करना है, कुपोषण को कम करना है। ठीक, 2024 से 26 तक के, उसका नाम भी यही रहेगा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। दुनिया भर के देशों को कोविड-19 टीका उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी मुहिम चलाई गई थी? उस मुहिम के तहत
भारत सरकार लगभग 100 से भी अधिक देश को 100 से भी अधिक देशों में कोविड-19 का टीका सप्लाई किया गया। ठीक, उस मुहिम का नाम है वैक्सीन मैत्री, भूलिएगा मत, वैक्सीन मैत्री के तहत ये वही हमारा देश है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आसपास के जो विकसित और विकासशील जो देश थे वे हमारे ऊपर हंसते थे, क्योंकि भारत सरकार ने उस समय ये घोषणा किया था कि हम भारत में आने वाले टाइम में, पिछले कुछ 10-15 सालों में हम भारत को कुपोषण मुक्त कर देंगे। तो आस पड़ोस के जो देश थे वे हम पे हमारे ऊपर हंसते थे, जिनके पास खाने के लिए तक गेहूं नहीं है वे अपने देश में रह रहे लोगों को पोलियो मुक्त या कुपोषण मुक्त करेगा। ठीक है, आज आप देखिए पूरे वर्ल्ड का लगभग 60% वैक्सीन और मेडिसिन, 60% वैक्सीन और मेडिसिन अकेला हमारा भारत सप्लाई करता है। ठीक है, इस तरह की अभी प्रगति की है हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 60% मेडिसिन से लेकर के वैक्सीन तक के अकेला सप्लाई करता है भारत। ये वही भारत है जिसके ऊपर पूरी दुनिया हंसा करती थी जब हमने घोषणा किया कि भारत को पोलियो मुक्त बनाएंगे। और आज देखिए वैक्सीन मैत्री नाम का एक मुहिम चलाकर 100 से भी अधिक देश, जिसमें जापान जैसे देश भी शामिल है, उसको भी हमने कोविड-19 का टीका प्रोवाइड करवाया है। ठीक है जी, भारत का एकमात्र राज्य जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू है वो है गोवा। मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। यूसीसी ये आप पढ़ लेना, यूसीसी हो सकता होगा मेंस में पूछ दे कि यूसीसी क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखने के लिए बोल दे, पूछ सकता है, क्योंकि एक संवैधानिक सुधार का एक बहुत बड़ी पहल है ना। यूसीसी के बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत यूसीसी आता है या लागू किया जा सकता है, कैसे भारत में कितने स्टेट है जहाँ पे यूसीसी लागू है, तो मात्र एक है, वो है गोवा। ठीक, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड, एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वे रेलवे स्टेशन है बायकुला रेलवे स्टेशन। 169 वर्ष हो गए इस रेलवे स्टेशन, कुछ ऐतिहासिक महत्व होगा इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक, हाल ही में दक्षिण या अफ्रीका होगा, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में ब्रिक्स देशों की 15वीं बैठक संपन्न हुई? शहर का नाम है जॉनसनबर्ग। जॉनसनबर्ग में 15वीं ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, जापान ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र, पूछ सकता है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र किस देश का है? फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से अपशिष्ट जल को प्रशांत महासागर में छोड़ना प्रारंभ कर दिया। यहाँ संयंत्र किस द्वीप में? आप जानते हैं जापान 2-4 द्वीपों में बसा हुआ है। ठीक, होन्शु द्वीप में है, इसलिए इसको क्यों पूछा गया था कि अभी जापान के जो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है वहां से जो है रेडियो एक्टिव वाटर रिलीज किया जा रहा है समुद्र पे। ठीक है, और चाइना रशिया ये दबाव डाल रहा है कि वो वाटर जो है अभी भी प्यूरिफाइड नहीं है, उसमें ट्रीटियम नाम का अभी भी उसमें परमाणु अणु की मात्रा उसमें है। ठीक है, लेकिन जापान कह रहा है कि नहीं नहीं, हमने उसको पूरी तरह से प्यूरिफाइड कर दिया है, अब वो रिलीज करने के लायक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियर पोल्यूशन को काफी ज्यादा प्रमोट करेगा समुद्र में, और जो समुद्री जीव जंतु है स्पेशली उस क्षेत्र में मछली जो पाया जाएगा वो खाने योग्य नहीं होगा, या तो फिर वो मछली इस पोल्यूशन के कारण से वहां अपना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चाइना ये चीज के बारे में विरोध किया और जापान से आने वाले लगभग 10 टाइप के 10+ जो सी फूड है वो सारे सी फूड को बैन कर दिया चाइना। तो बोलते हैं जब तक ये इसका आप सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करोगे तब तक हम इस तरह के पाबंदी आपके ऊपर लगाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जापान के जो प्रधानमंत्री जी हैं फूमियो किशिदा जी, वे एक इंटरनेशनल मंच में जब कुछ चल रहा था बैठक, उसी बीच में जो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के आसपास जो मछली था उस मछली का डिश उन्होंने वहां पे खाया और बताया कि इस क्षेत्र का जो मछली है वो अभी भी खाने योग्य है। ट्रीटियम का जो स्तर है वो अपने हानिकारक स्तर से काफी ज्यादा कम है, इससे किसी भी प्रकार के डाइवर्सिटी जो ओशन डाइवर्सिटी है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ऐसा उनका कहना था। ठीक है।
हेलो हेलो। हाँ हाँ, यही राजनांदगांव में कोचिंग में। और 5 मिनट करत फोन। पेगासस स्पाईवेयर क्या है? पेगासस स्पाईवेयर, स्पाई मतलब जासूस, एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये पेगासस स्पाईवेयर इतना डेंजर सॉफ्टवेयर है, यदि आपके मोबाइल में इसको सिर्फ इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम सिर्फ आपको मैसेज भेजेंगे तो ये पेगासस स्पाईवेयर वहाँ इंस्टॉल हो जाएगा, और आप अपने मोबाइल में जितना भी डाटा, जितना भी आप, यहाँ तक कि आप सेल्फी भी लोगे वो हमारे पास आ जाएगा। चैट, कॉल, हर तरीके से टोटल हर एक चीज डाटा हमारे पास आ जाएगा। और ये जैसे कि इंस्टॉल होगा आपके मोबाइल में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंस्टॉल हो गया है करके, ठीक। और ये आपको जब लगने लगेगा कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है तो ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर अपने से ही डिलीट हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है जी। अभी हाल ही में आपने देखा समाचार, कुछ समाचार पत्रकार जो थे वो लोग, ऐसा उन्होंने कोर्ट में ये याचिका दायर किया था कि हमारे फोन को जो है हैक किया जा रहा है स्पाईवेयर के माध्यम से। राहुल गांधी जी भी ये बात बोल रहे थे कि उनके फोन को हैक करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। ये पेगासस स्पाईवेयर बहुत ही डेंजर सॉफ्टवेयर है, इसको बनाया है इजराइल ने। इजराइल की एक कंपनी है, उसने इस पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है, और उस कंपनी का ऐसा कहना है कि हम सिर्फ इसको सरकारी एजेंसी को ही भेजते हैं, सरकारी एजेंसी, ठीक है जी। पेगासस स्पाईवेयर बहुत ही डेंजर सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, इतना ध्यान में रखना। 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में किस देश को 21वें सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई? अफ्रीकी यूनियन है, इसी देश को 21वें सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई, और अब G20 कहलाएगा G21, G20 बनाम G21, ध्यान में रखिए। अब जब आप G20 कहलाएगा G21, ठीक है, क्योंकि इसमें 21 देश हो गए अब टोटल। विश्व भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया। G77 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ गया था? क्यूबा, हवाना, ध्यान में रखिए। G20 नई दिल्ली भारत मंडपम, ठीक, और G77 शिखर सम्मेलन क्यूबा, हवाना में। भारत का पहला सौर मिशन का प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। इस प्रक्षेपण यान का नाम है लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C57। ध्यान में रखिए, हर एक चंद्रयान हो चाहे सूर्ययान हो, उनका लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में आपको पूछ सकता है, ठीक। LVM-3 और 4 ये दोनों था आपका चंद्रयान के लिए, और PSLV C57 है सौर सौर मिशन के लिए, आदित्य एल 1 को जो लेकर के गया, आदित्य एल 1 को। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल की किस जिले में है? शांति निकेतन ये है बीरभूम जिले में, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शांति निकेतन, नाम सुने होगा आप सब, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा बनाया गया आश्रम। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल होयसल मंदिर निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? अभी क्या हुआ था, ये जो होयसल जो मंदिर था उसे 2004 में यूनेस्को के अस्थायी सूची में जोड़ा गया था, ठीक है, और अभी इसी साल इसको स्थायी सूची में या विरासत सूची में शामिल किया गया। और भारत सरकार, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, मोढेरा का सूर्य मंदिर और त्रिपुरा का ऊनाकोटी, दोनों को भी अभी अस्थायी सूची में शामिल किया गया, ठीक है, परमानेंट या स्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया। वैसे ही इसी साल होयसल जो मंदिर है उसको स्थायी सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। उसका निर्माण करते थे राजा विष्णुवर्धन, ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक में है ये। कहाँ है अभी तो पूछ सकते, कर्नाटक राज्य में। हाल ही में किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम, यूपीआई पेमेंट ऐप था, अब यूपीआई एटीएम भी आ चुका है। इसमें क्या होगा, यूपीआई एटीएम के पास आप जाइएगा, मोबाइल से किसी भी प्रकार का डिजिटल पेमेंट आप जब ऑन करोगे पेमेंट ऐप,
तो कुछ नहीं होगा, एटीएम के सामने क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड स्कैन करोगे, पैसा डालोगे, फिर आपको कैश मिल जाएगा वहां, ठीक है, आपको एटीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप का फर्स्ट जो सर्विसेज लॉन्च किया है हिताची कंपनी ने। हाल ही में चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड किए गए स्थान का नामकरण रखा गया है, नामकरण रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, ठीक है। 29वां विश्व आयोजन दिवस कब मनाया गया था? 16 सितंबर को। इसका थीम आप पढ़ लीजिएगा, थीम पूछ सकता है, विषय क्या था। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और आखिरी स्टील्थ फ्रेगेट को लॉन्च किया गया, उसका नाम बताइए। उसका नाम है INS महेंद्रगिरी, INS विंध्यगिरी, INS नीलगिरी, तारागिरी। वो सारा प्रोजेक्ट ए के तहत जो है लड़ाकू विमान है, सब लड़ाकू जहाज है, ठीक है जी। उसका लास्ट वीक जो है आखिरी स्टील फ्रेगेट का नाम है INS महेंद्रगिरी। इस राज्य में मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में कुल कितने विधानसभा में मतदान किए गए? अभी हाल ही में हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो बच्चा एक्टिव होगा पढ़ने के लिए वो जरूर बता देगा, ठीक है। आप बताइए मुझे कि प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा में चुनाव हुए थे? छत्तीसगढ़ में कुल कितने ऐसे जिले हैं जहां मात्र एक विधानसभा सीट है? तो ऐसे कुल 8 जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जहां सिर्फ एक विधानसभा सीट है। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी किन देशों द्वारा किया गया था? विदेश थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भूलिएगा मत, ठीक है। इसके बारे में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में और ज्यादा डिटेल क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं पार्ट 3 4 में, कौन सी टीम ने जीता, ये सब सारी चीजें, ये कैप्टन कौन था वगैरह वगैरह। वर्ल्ड एक्वाटिक हो गए, वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 किस देश में संपन्न हुआ? जापान में, जापान में संपन्न हुआ है। हाल ही में ज्ञानेश्वरी यादव ने एशियन यूथ जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल की। ज्ञानेश्वरी यादव जी किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ चुका है, वापस पूछ सकते हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है ज्ञानेश्वरी यादव जी। वर्तमान भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। उनका कार्य देख करके भारत सरकार 1 साल के लिए उनका कार्य जो अवधि है उसको बढ़ा दिए। कमेंट करके बताइए आप, कैबिनेट सचिव कौन है? भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान के पनडुब्बी का नाम है, उसका नाम है मत्स्य 600। ये भारत का पहला समुद्रीयान होगा, मानवयुक्त यान होगा। इस समुद्री यान के जो समुद्रयान है उसके माध्यम से ये पता किया जाएगा कि समुद्र के अंदर में से कौन कौन से खनिज है जो हमारे लिए काम आ सकता है, ठीक है। इसी के बारे में रिसर्च किया जाएगा। उस पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 600। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। करंट अफेयर का सेक्शन आपको नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में, तो आपको मिस नहीं करना है एक भी वीडियो। इसके बाद हम सीजीजीएस का भी करंट अफेयर लेकर के आएंगे, उसमें भी जितने भी योजना है उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तैयारी आप जितना ज़्यादा हो सके बेहतर कीजिए। 7 से 8 से 9 घंटा जो आपको सुटेबल लगता है, 7 घंटे से कम लेकिन मत पढ़िएगा, ठीक है। बाकी आप उधर 7 8 9 10 जैसी आपकी मर्जी, लेकिन 7 घंटे से कम आप मत पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके फोकस करिए। करंट सेक्शन से भी फोकस कीजिए, प्रीलिम्स मेंस में भी करंट से क्वेश्चन बनेगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आप देखोगे तो जियोग्राफी से देखोगे आप, भूगोल से, तभी हाल ही में भूकंप का घटना बहुत हुआ है, साइक्लोन वाला घटना बहुत हुआ है, ठीक है। आर्थिक सेक्टर या इकोनॉमी सेक्शन से देखोगे तो अमेरिका में भी अभी मंदी चली थी काफी ज्यादा, ठीक है। समिट्स को लेकर के देखोगे तो एक ग्लोबल समिट हुआ G20 हमारे भारत में, और वार के सेक्शन से देखोगे तो इजराइल और पैलेस्टीन का वार हो रहा है, यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है। तो ऐसा 2-4 चीजें आपको पूछेगा क्वेश्चन मेंस में ज्यादातर, ठीक है, कि रशिया और यूक्रेन के वार से पूरे वर्ल्ड में किस किस तरह की समस्याएं आ सकती है, या और भारत उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है कि युद्ध शांत हो जाए। तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनता है, पढ़िए लिखिए अच्छे से,
समय वेस्ट मत करिए आप, है ना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।